Assalamu alaikum and welcome to lecture 18. Let's have a look at today's outline. We are discussing cost of the debt. In our previous lecture, we will recap the important things today, and after recapping the previous lecture important things, we will go to then effective/equivalent periodic rate of return. These are all topics included in the cost of the debt. After completion of effective equivalent periodic rate of return, we will discuss convertible debt. We have discussed in our previous lecture about redeemable debentures and irredeemable debentures. So we have discussed two types of loans or debentures. Now today we will discuss convertible debt, and on completion of convertible debt we will discuss efficient market hypothesis. जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में आप आउटलाइन ये देखते आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे. उसमें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी था, कन्वर्टेबल डेट भी था, लेकिन हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जहां तक हम एक फ्लो में चल सकते हैं और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वहां तक हम उसको लेक्चर को क्लोज कर रहे थे. तो आज हम कोशिश करेंगे हम कवर कर लें, और इन केस इसमें से कुछ रह जाता है तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो पहले हम एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने रिडीमेबल डिबेंचर्स का कैलकुलेशंस देखी थी रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द डेट. उसको हमने कंपेयर भी किया था विद इररिडीमेबल डेट कि अगर आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिवन हो इररिडीमेबल डेट की या रिडीमेबल डेट की, तो आप उसका कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे. इररिडीमेबल डेट में हमने ये देखा था कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कैलकुलेट होता है परपेचुअली कैश फ्लो वाले फॉर्मूले से कि कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाती है और इसको रेंज कर दिया जाए तो कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू विच इज एक्स इंटरेस्ट. और हमारे जब डेट की बात होगी तो उसमें कैश फ्लोज क्या होंगे, आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स. और इसी तरह रिडीमेबल डेट में आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट निकलेगी वो किस तरह निकलेगी, IRR के थ्रू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू. कि सबसे पहले आप कैश फ्लोज को प्लॉट करेंगे और सबसे पहले आएगा आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है, उसके बाद आप उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स की कैश फ्लोज को ड्रॉ करेंगे कि वो कितने पीरियड्स के लिए थी. वो पीरियड्स आपने ये भी देखा था कि एनुअल भी हो सकते हैं, सेमी एनुअल भी हो सकते हैं. और आखिर में आपने रिडेम्पशन अमाउंट मेंशन करनी है, यानी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स या रिडीमेबल लोन. तो जब आप ये कैश फ्लोज को ड्रॉ कर देंगे उसके बाद फिर आप उसकी डिस्काउंट करेंगे एक रेट पे, उसके बाद दूसरे रेट पे, उसके बाद IRR कैलकुलेट करेंगे. तो वो जो IRR निकलेगा डेट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द रिडीमेबल डेट. तो उसके बाद हमने हाफ ईयरली पेमेंट्स का देखा था कि अगर कैश फ्लोज हाफ ईयरली पेमेंट में हो रही हो, तो जब हाफ ईयरली पेमेंट्स में हो रही होंगी तो आप जो रिटर्न निकालेंगे, IRR निकालेंगे, वो भी हाफ ईयरली होगा. और उसको एनुअल बनाने के लिए आप उसको एक रीअरेंज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो आपका एनुअल बेसिस पे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट हो जाएगी. अभी उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो कैश फ्लोज की निस्बत, कैश फ्लोज आपकी सेमी एनुअल हो, एनुअल रेट आपका एनुअल हो, या आपके एनुअल रेट क्वार्टरली हो और जो कैश फ्लोज हैं वो एनुअल है, सेमी एनुअल है, तो आप किस तरह दोनों को मैच करेंगे, यानी कैश फ्लोज का पीरियड और इंटरेस्ट रेट का पीरियड सेम होना चाहिए, तो फिर आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे, करेक्ट होंगे.
तो यहाँ पे इफेक्टिव इक्विवेलेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न फॉर नॉन एनुअल कैश फ्लोज। रेट नॉर्मली जो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप प्रैक्टिकल सिनेरियोज में देखते होंगे वो सारे एनुअल बेसिस पे होते हैं। तो अगर कैश फ्लोज आपको ये पता हो कि एनुअल बेसिस पे नहीं है, नॉन एनुअल बेसिस पे है, क्वार्टरली है या सेमी एनुअली है, तो फिर आप किस तरह अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे मैच करने के लिए विद कैश फ्लोज। रेट होता है पर एनम, देयरफॉर इफ द कैश फ्लोज आर मेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस अदर देन एनुअल, एन इफेक्टिव रेट इज नेटेड विच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है कि 1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस ई होल रेज़ टू द पावर ई एन। इसमें ए क्या शो कर रहा है? एनुअल रेट। जो आपको एनुअल रेट दिया गया है वो आप इस जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस ए में, और ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्टिव पीरियोडिक रेट, जो कि आप कैलकुलेट करना चाहेंगे या निकालना चाहेंगे। तो इफेक्टिव पीरियोडिक रेट ई से प्रेजेंट होगा, और ई एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल क्वार्टरली है, क्वार्टरली अगर रेट निकालना है तो उसमें 4 आप यूज करेंगे। तो अगर आपको एनुअल रेट पता है और आपको ई एन पता है, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 ईयर, इन केस ऑफ क्वार्टर इट विल बी 4, इन केस ऑफ सेमी एनुअल कैश फ्लोज तो उसमें क्या हो जाएगा? 2। तो इससे आप ई एन अपना कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ई कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीकों को यूज करते हुए आप अपना इफेक्टिव पीरियोडिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था तरीका इफेक्टिव एंड इक्विवेलेंट पीरियोडिक रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करने का, क्योंकि हमारी बार बार ये बात हो रही थी कि कैश फ्लोज को आपने मैच करना है अपने कैश फ्लोज को मैच करना है डिस्काउंट रेट के साथ। जो डिस्काउंट रेट आप यूज कर रहे हैं वो भी सेम ये नंबर ऑफ पीरियड्स पे होना चाहिए और कैश फ्लोज भी सेम नंबर ऑफ पीरियड्स पे होने चाहिए। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपना इफेक्टिव पीरियोडिक रेट कैलकुलेट करके अपने कैश फ्लोज के साथ मैच कर सकते हैं और उसके बाद रिजल्ट आपका एक्यूरेट और करेक्ट होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी तक हमने 2 टाइप के डिस्कस किए थे, नंबर 1 इररिडीमेबल डिबेंचर्स एंड नंबर 2 रिडीमेबल डिबेंचर्स। अभी जो तीसरी चीज है दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, के ऐसे डिबेंचर्स जो कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाएंगे इन शेयर्स। तो ऐसे डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट, उनके मार्केट वैल्यू और उसका कॉस्ट ऑफ द डेट डिफरेंट होगा, उसके कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट होगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और लोन स्टॉक allow the investor to choose between redeeming the debentures at some future date or converting them into a predetermined number of ordinary shares in the company। तो इससे आपके सामने क्या चीज आई? इससे आपके सामने 2 चीजें आई। नंबर 1 कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन्वेस्टर परचेज करेगा उसके पास ऑप्शन होती है इन्वेस्टर टू चूज आइदर टू redeeming the debentures एट सम फ्यूचर डेट, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 ईयर ये रिडीम कर सकता है, जो भी डेट मेंशन हो या एग्री हो बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर, और कन्वर्टिंग देम इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इसमें कंपनी के इन्वेस्टर के पास क्या ऑप्शन है? कन्वर्ट भी करा सकते हैं या फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको रीपे कर सकते, रिडीम करवा सकते हैं और अपना कैश वापस ले सकते हैं फ्रॉम द कंपनी। या वो ये कह सकते हैं मैं डिबेंचर्स वापस नहीं लेता, जो आपने एग्री किया था मुझसे कि आप इसके अगेंस्ट मुझे 100 शेयर्स दे देंगे या 200 शेयर्स दे देंगे या इतनी अमाउंट के शेयर्स दे देंगे तो आप मुझे शेयर्स दे दें। तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो या तो रिडीम करवा ले, पैसे ले ले, या फिर डिबेंचर्स वापस करके क्या ले ले? अपने शेयर्स ले ले कंपनी में। इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कन्वर्टेबल्स it is necessary to be able to determine which option the investor will exercise and at what date। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ये डिसीजन उस वक्त इन्वेस्टर ले सकते हैं जबकि उसे पता हो कि कौन सा ऑप्शन
इन्वेस्टर के लिए बेहतर है, आइदर टू गो फॉर द परचेज ऑफ शेयर और रिडीमिंग द डिबेंचर्स। अगर उसे रिडेम्पशन में प्रॉफिट हो रहा हो, ये प्रॉफिट कब होगा? जबकि मार्केट वैल्यू डाउन होगी और उस पर डिविडेंड वगैरह इतने नहीं होंगे, यानी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से उसके वो मार्केट प्राइस डिटरमिन करके अपना प्रॉफिटेबल ऑप्शन डिटरमिन कर सकता है। तो वो ये ऑप्शन को एवेल्युएट, दोनों ऑप्शंस को एवेल्युएट करना उससे पहले होगा कि आइदर वो रिडीम करवाए या फिर वो कंपनी में शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले अपने डिबेंचर्स को। तो इस एवेल्युएशन के बाद हम बता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है और इन्वेस्टर को किस ऑप्शन के लिए प्रोसीड करना चाहिए। दिस विल नॉर्मली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। उन स्टेजेस में क्या क्या आता है? कैलकुलेट ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल ऑप्शंस एट अ टाइम ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्ट फॉर द ऑप्शन विथ मैक्सिमम वैल्यू। नंबर 1 ये कि कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज को कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उसको कन्वर्ट करवाए या रिडीम कराए, तो उसके लिए उसे कैश फ्लोज को ड्रॉ करना होगा बोथ ऑप्शन में। कि अगर वो रिडीम कराता है तो उसमें कैश फ्लोज को ड्रॉ करेगा कि मैंने इस प्राइस पे परचेज किए थे टाइम 0 पे, इतने नंबर ऑफ पीरियड्स में मैंने इतना इंटरेस्ट रेट अर्न किया है और इस टाइम पीरियड पे जाके मुझे रिडीम होगा इस अमाउंट पे, तो उसको वो डिस्काउंट करेगा एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उससे उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। दूसरे ऑप्शन में जाएगा कि अगर मैं इन शेयर्स को कन्वर्ट, इसके बाद वो दूसरे ऑप्शन में जाएगा कि अगर मैं डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवाता हूँ इन ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ऑर्डिनरी शेयर्स में उसको क्या बेनिफिट होगा, डिविडेंड कितना मिलेगा, उसको वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिटरमिन करेगा। तो जिस ऑप्शन का बेहतर रिजल्ट होगा उसके लिए वो ऑप्ट करेगा। इन केस वेयर कन्वर्जन ऑप्शन इज विद द डेट होल्डर, यानी इसमें भी ये हो सकता है कि कंपनी के पास ऑप्शन हो कि वो कन्वर्जन चाहती है या कैश देना चाहती है, रिडीम करना चाहती है। लेकिन अगर डेट होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो आइदर अपने डिबेंचर्स के अगेंस्ट शेयर्स खरीदे या फिर उसके अगेंस्ट पैसे ले ले, तो अगर डेट होल्डर के पास ऑप्शन है तो इन दिस केस रिडेम्पशन वैल्यू वुड बी टेकन द हायर कॉस्ट टू द कंपनी। अगर वैक आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिडेम्पशन वुड बी टेकन द हायर कॉस्ट टू द कंपनी, दैट इज द रिडेम्पशन ऑफ द डेट और द कन्वर्जन इनटू शेयर्स विच एवर रिजल्ट इन हायर कॉस्ट टू द कंपनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा? अगर डेट होल्डर के पास ऑप्शन है कन्वर्जन की या फिर कैश लेने की, तो उसमें वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा डेट विल रिजल्ट इन हायर कॉस्ट टू द कंपनी। और इसमें पॉसिबल ऑप्शन क्या है? पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास सामने टेबुलर फॉर्म में आ रहे हैं और उसमें क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होगी वो आपके सामने आ रहे हैं। ऑप्शन है इमीडिएट सेलिंग ऑफ डेट के, नंबर 1 ऑप्शन क्या है? इमीडिएट सेलिंग ऑफ डेट, यानी जो डेट होल्डर ने डिबेंचर्स अपने पास रखे हुए इसको फौरन सेल करते मार्केट में। तो इस केस में किस तरह कैलकुलेशन करेगा? डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट रेट ऑफ डेट। क्यों? जब वो डेट को सेल करने जाएगा तो इस दरमियान में आज की पीरियड में और जब वो सेल कर रहा होगा उस पीरियड में जितने भी कैश फ्लोज हो रहे हैं उनको डिस्काउंट कर देगा एट मार्केट रेट ऑफ डेट, तो उसके पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नंबर 2 उसके पास ऑप्शन है इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ डेट, यानी नंबर 2 ऑप्शन में वो अपने डिबेंचर्स को फौरन कन्वर्ट करा ले इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इस सिनेरियो में क्या कैलकुलेशन करेगा? नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसको मिलेंगे कन्वर्ट कराकर, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में मेंशन होगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे उसको मल्टीप्लाई करेगा करंट मार्केट प्राइस के साथ, तो उसके पास एक अमाउंट आ जाएगी।
और तीसरी ऑप्शन उसके पास क्या है, होल्डिंग द डेट टिल रिडेम्पशन, यानी जब तक ये मैच्योर नहीं होते या जब तक इसकी लाइफ खत्म नहीं होती उसको रिडीम करके रखे, डिबेंचर्स को कन्वर्ट ना कराए ना रिडीम करे। तो इसमें क्या करेगा, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। इस सिनेरियो में वो तमाम कैश फ्लोज को जो भी फ्यूचर में जनरेट हो रहे हैं उनको डिस्काउंट करेगा अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएगी। तो 3 वैल्यूज उसके सामने आ जाएंगी। अब इन 3 वैल्यूज में से वो वाली सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए हायर अमाउंट है, और वो हायर अमाउंट का क्या मतलब है कि इट विल कॉस्ट हायर टू द कंपनी। तो ये 3 ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं और उसकी कैलकुलेशंस इस तरह एवेल्यूएट करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि विच ऑप्शन इज बेटर फॉर द डेट होल्डर। नाउ इन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स व्हाट आर द कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस को हम डिस्कस कर रहे थे पिछली स्लाइड में भी और उसको लेके चलते हैं। ऑल कंपैरिजन शुड बी मेड एट द सेम पॉइंट इन टाइम। जितने भी कंपैरिजन करें उसमें एक चीज का ख्याल रखना है, वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हो। ये नहीं है कि आज एक ऑप्शन को वैल्यूट किया तो 1 महीने बाद या 6 महीने बाद दूसरा ऑप्शन को वैल्यूट कर रहे हैं। अगर जब एवेल्युएशन करेंगे तो सेम टाइम पे आपको तमाम ऑप्शन एवेल्युएट करने होंगे। दैट इज ऑल ऑप्शन शुड बी एट एनी वन पॉइंट इन टाइम लेवल। अगर 1 साल के बाद एवेल्युएट करना है तो 1 साल के बाद तमाम 3 ऑप्शंस को एवेल्युएट करना होगा इकट्ठा। क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, क्वेश्चंस में आस्क फॉर अ पॉसिबल ग्रोथ रेट इन शेयर प्राइस और शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द डेट पीरियड, that is at redemption year, which if prevailing give the required rate of return। तो क्वेश्चंस में आपके पास इस तरह के सिनेरियोस भी आ सकते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कि आपसे ग्रोथ रेट भी पूछा जा सकता है कि पॉसिबल ग्रोथ रेट क्या होगा शेयर प्राइस में, अब वो आप किस तरह डिटरमिन करेंगे। तो उस क्वेश्चन में ऐसे सिनेरियो में आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन होगी जो कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में या जो एक्सट्रापोलेशन हम पास्ट डिविडेंड के तरीके के थ्रू ग्रोथ रेट निकालना हमने सीखा था, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उन 2 मेथड से आप ग्रोथ रेट को डिटरमिन कर सकेंगे। दूसरा है शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द डेट पीरियड, कि अगर वो शेयर डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट करा लेते हैं अपने डिबेंचर्स को इनटू शेयर्स, तो उन शेयर्स की प्राइस क्या होगी एट द एंड ऑफ द रिडेम्पशन पीरियड। यानी अगर वो डेट को 4 साल के लिए या 2 साल बाद वो शेयर्स में कन्वर्ट करा लेता है तो 4 साल के बाद शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, विच इफ प्रिवेलिंग गिव द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इन सच सिचुएशंस कैलकुलेट, inflate, discount the cash flows at that time at a required rate of return, that is calculate net terminal value, and the balancing amount divided by the number of shares equal to the share price। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप इन सिनेरियोस को डील करेंगे। A company has in issue some 8% convertible loan stock currently quoted at £85 x interest. The loan stock is redeemable at a 5% premium in 5 years' time or can be converted into 40 ordinary shares at that date. The current ex-dividend market value of the shares is £2 per share and dividend growth is expected at 7% per annum. Corporation tax is 33%. Now the requirement is what is the cost to the company of the convertible loan stock। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसमें हमारे पास है 8 इसका इंटरेस्ट रेट, उसके लोन का करंट मार्केट वैल्यू विच इज एक्स इंटरेस्ट, और उसकी रिडेम्पशन अमाउंट के उसका रिडेम्पशन होगी 5% प्रीमियम के साथ, और उसकी जो कन्वर्जन ऑप्शन है उसमें उसको 40 शेयर्स मिलेंगे अगर वो कन्वर्ट करवा लेते हैं, और अगर कन्वर्ट करवा लेते हैं तो उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन है दैट इज 2 पाउंड पर शेयर, और ग्रोथ रेट हमें दिया गया है डिविडेंड का दैट इज 7% पर एनम, और कॉर्पोरेशन टैक्स है गिवन है 33%। तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ द कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या इंकर होगी अगर कन्वर्टेबल लोन स्टॉक की ऑप्शन को एवेलुएट करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि लोन को रखा जाए टिल द एंड ऑफ मैच्योरिटी और उसके बाद इन कैश करा के पैसे दे दी जाए इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया। दूसरी ऑप्शन ये है कि शेयर्स इशू कर दिए जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन। तो इन दोनों को वैल्यूएट करने के लिए हमें प्राइसेस पता होनी चाहिए कि ट्रेंड प्राइसेस या दोनों की क्या निकलती हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि लोन स्टॉक्स अगर हम रिडीम करते हैं, लोन को वापस करते हैं, रिडीम करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को 5 साल बाद, तो हमें कितना देना होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है 105% प्रीमियम के साथ हमें रीपे करना होगा। तो 105 पाउंड हमें रीपे करने होंगे एट द एंड ऑफ 5 years टाइम। और इसके दूसरे ऑप्शन को देखें तो उसमें हमें अगर शेयर्स में कन्वर्ट करा देते हैं लोन को, तो 5 साल के बाद उन शेयर्स की क्या प्राइस होगी ये हमें डिटरमिन करके इनको कंपैरिजन करना होगा। तो इसमें सोल्यूशन हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें किस तरह हमें मूव करना होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले डिसाइड करना है वेदर द लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेड और नॉट इन 5 years टाइम। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टू डू दिस वी कंपेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 40 ordinary shares in 5 years टाइम विद द कैश ऑल्टरनेटिव। तो ऑर्डिनरी शेयर्स की हमने 5 साल की प्राइस डिटरमिन करनी होगी। हमें करंट प्राइस पता है और 5 साल के बाद क्या प्राइस होगी। इस केस में कांस्टेंट ग्रोथ है डिविडेंड की, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बेस पे हमने ये देखा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स किस तरह निकालते हैं, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के यूज करते हुए। तो इसमें ग्रोथ रेट डिविडेंड का कांस्टेंट है 7%, तो ये ज्यूम हमें करना होगा कि जो मार्केट वैल्यू ग्रो होगी उसका रेट भी 7% है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि नॉर्मल कैश फ्लोज में होता है कि फ्यूचर वैल्यू किस तरह कैश फ्लोज की कैलकुलेट होती है बाय मल्टीप्लाइंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया है रेज टू द पावर n। इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी, मार्केट वैल्यू ऑफ करंट शेयर्स 2 पाउंड, और इसमें ग्रोथ रेट कितना है आपका 7%, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसके बाद आपको इसकी प्राइस चाहिए दैट इज 5। तो ये डेटा आप यूज करेंगे टू कैलकुलेट द फ्यूचर अमाउंट ऑफ कैश, फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आपने पुट की तमाम चीजें, तो आपके पास आ गई अमाउंट 2.81 पाउंड। तो 5 साल बाद जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी प्राइस एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी 2.81 पाउंड, और 40 ऑर्डिनरी शेयर्स एक लोन होल्डर को मिलेंगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2.81, तो 40 ऑर्डिनरी शेयर्स की प्राइस आपके पास आ गई 112.40 पाउंड। तो 112.40 पाउंड 40 ऑर्डिनरी शेयर्स की प्राइस हो जाएगी। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, ये तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था जिसकी हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि लोन को रिटेन रखा जाए, 5 साल बाद इन कैश उसको पे कर दिया जाए। तो इन कैश कितनी है 5% प्रीमियम के साथ 105 पाउंड। तो दूसरी ऑप्शन में जो अमाउंट पे करनी होगी कंपनी को दैट इज 105 पाउंड। देयरफॉर इस कंपैरिजन करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा क्या है, देयरफॉर ऑल लोन स्टॉक होल्डर्स विल चूज द शेयर कन्वर्जन। तो जो भी इन्वेस्टर होंगे वो क्या सिलेक्ट करेंगे कि दे विल गो फॉर द शेयर होल्डिंग, कि वो कंपनी के पास जाएंगे, कन्वर्ट कराएंगे अपने लोन को और शेयर्स ले लेंगे, क्योंकि उसकी जो 5 साल के बाद वैल्यू निकल रही है दैट इज मोर देन द
सेकंड ऑल्टरनेटिव। तो इस तरह ये कंक्लूजन आ गया। इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, जब आपको बेस्ट ऑप्शन पता चल गई कि बेस्ट ऑप्शन ये है, तो उस बेस्ट ऑप्शन के आप कैश फ्लोस डिटरमिन कर लेंगे। टू फाइंड द कॉस्ट टू द कंपनी, फाइंड द IRR ऑफ द पोस्ट टैक्स फ्लोज। तो इसमें हमने सबसे पहले टाइम फ्रेम डिफाइन किया। टाइम 0 पे आप क्या कर रहे हैं कि मार्केट रेट पे, मार्केट वैल्यू पे डेट को इशू कर रहे हैं, डेट इज 85 पाउंड। ये क्या है, मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। और फिर ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, डेट इज 8%, और नेट ऑफ टैक्स हो जाएगी 1 माइनस 0.33। तो इतनी आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक, ये आपके इंटरेस्ट है। इसमें आप एनवीटी का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे। और ईयर 5 पे जाके वो शेयर्स जो कि बेस्ट ऑप्शन थी फॉर लोन होल्डर्स, वो है कि वो शेयर्स की जो प्राइस है आफ्टर 5 ईयर्स टाइम वो है 112। तो 112.4 को लेंगे और उस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। दिस इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 40 शेयर्स। क्योंकि कंपनी जब अपना कॉस्ट निकालेगी तो वो जिसमें उसे ज्यादा कॉस्ट आ रही है वो लेगी। तो इसमें मार्केट वैल्यू शेयर्स में ज्यादा कॉस्ट आ रही है, तो 112.4 वो यहाँ पे कैश फ्लो में शो करेगी, और उसका ये कैश फ्लोस प्लॉट करने के बाद IRR हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पहले 5% पे इसको डिस्काउंट किया, फिर 10% पे डिस्काउंट किया, तो हमारे पास दो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 5% को यूज करते हुए हमारे पास आ गया 26.32, और 10% को यूज करते हुए आ गया हमारे पास 5.12। दोनों पॉजिटिव एनपीवीज हैं, एक की ज्यादा एक की कम है, तो इसको IRR में पुट करके हमारे पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया डेट इज 11.2%। Therefore, the cost to the company is 11.2%। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हमने फ्लो करना है। अगर कन्वर्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें कॉस्ट ऑफ डेट को किस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये एवेल्युएट करना है कि कंपनी को ज्यादा कॉस्ट किस में इंकर हो रही है। जैसे कि सिनेरियो में अगर शेयर्स, लोन होल्डर्स शेयर्स को परचेज कर लेते हैं तो उसमें ज्यादा कॉस्ट इंकर हो रही है, तो वो पहले ऑप्शन आपने हाईलाइट कर ली। तो उसके बाद कैश फ्लोज को प्लॉट करना है। कैश फ्लोज को प्लॉट उसी तरीके से करना है जिस तरह रिडीमेबल डिबेंचर्स में कर रहे थे, बस फर्क उसमें यह है कि जब एट द एंड ऑफ द लाइफ जो लोन की लाइफ है उसके आखिर में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं करनी, उसमें आपने जो ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू उस वक्त होगी 5 सालों के बाद वो आपने लेनी है। तो उसको देखते हुए कैश फ्लोज का IRR निकालना है, एंड दैट विल बी द कॉस्ट टू द कंपनी। इन दिस केस इट इज 11.2%। इसमें हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने ये टॉपिक शुरू किए थे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे। एक रिवीजन हो जाए क्योंकि यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ डेट को कवर कर चुके हैं, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है उसकी एक रिवीजन होना बेहतर है। यहाँ पे उसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ द डेट। इक्विटी की मार्केट वैल्यू किस तरह निकालते थे। इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स is directly related to the expected future dividend, यानी present value of expected future dividends is the market value of shares। अब cost of debt में क्या था वो देख लेते हैं। cost of debt में आपके पास था redeemable debt और redeemable at current market rates। इसमें दो हैं, irredeemable debt और दूसरे irredeemable debt at current market rates। तो इस ऑप्शन में आपको ये इस तरह कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ
इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल एट करंट मार्केट रेट्स के सिंपल परपेचुइटी का कैश फॉर्मूला है, उसको यूज करते हुए आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाल सकते हैं, रिडीमेबल डेट, या फिर कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डेट गिवन है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह था कि अगर पोस्ट टैक्स के बेनिफिट शामिल है तो 1 - T आपको करना होगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स में से टैक्स बेनिफिट जो कंपनी को हो रहा है उसका एलिमेंट निकालना होगा। तो इसमें दूसरी जो ब्रांच थी जिसको हमने डिस्कस किया था डेट वाज रिडीमेबल डेट और रिडीमेबल एट अदर देन करंट मार्केट रेट्स। उसमें क्या क्या था, उसमें फिक्स रेट डेट था, उसमें हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केडी इज द IRR विच इक्वेट्स द करंट मार्केट वैल्यू विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट। दो तरह के कैश फ्लोज हैं, इंटरेस्ट फ्लोज, इंटरेस्ट जो रिसीट्स हो रही है इन्वेस्टर को, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट की रिडेम्पशन। दूसरा हमने इसमें देखा था कि वेरिएबल और फ्लोटिंग रेट डेट है, तो इसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ द डेट is the cost of an equivalent fixed interest debt with similar term to maturity in a form of similar commitment। जहां पे फ्लोटिंग हो या फिर वेरिएबल रेट होगा वहां पे इक्विवेलेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आप लेंगे अगर इस ऐसी सिक्योरिटी का जिसकी सिमिलर टर्म्स हैं और मेच्योरिटी और सिमिलर कमिटमेंट है, वहां पे जो फिक्स रेट उसका होगा वो आप यूज करेंगे फॉर वेरिएबल एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ डेट में। तीसरा कन्वर्टेबल लोन स्टॉक था। कन्वर्टेबल लोन स्टॉक की आपने एग्जांपल भी देखी, उसका कैलकुलेशन का तरीका भी देखा, ऑप्शन को एवेल्युएट करने का तरीका भी देखा। और चौथी इसमें है रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस में सिंपल वही तरीका हम यूज करते हैं, केडी इज द IRR एंड IRR का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो आपने रिडीमेबल डिबेंचर्स में और कन्वर्टेबल लोन स्टॉक में भी देखा। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ डेट को और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्लीट किया है कि कॉस्ट ऑफ डेट में क्या किस तरह कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यूज को और दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट को, और इस तरह इक्विटी में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना सीख लिया। इसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं जो कि हम पहले भी किया था लेकिन एक रिवीजन हो जाएगी इससे, कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ डेट। फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंपनीज द कॉस्ट ऑफ देयर इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ देयर डेट कैपिटल। This is because equity investment in a company is always more risky than investment in the debt capital of the same company। क्योंकि आपको मालूम है कि इंटरेस्ट पेमेंट इज अ लायबिलिटी और उसको कंपनी ने लाजमी फुलफिल करना है, लेकिन डिविडेंड जो कि रिटर्न है ऑन शेयर्स तो वो कंपनी की मैनेजमेंट की ऑप्शन होता है कि वो अभी पे करें, बाद में पे करें, किस तरह पे करें, तो उसमें लायबिलिटी नहीं होती, उसमें मैनेजमेंट डिसाइड करती है पे करें या ना करें। तो जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू डेट होल्डर्स। In addition, from a company's perspective, the cost of the debt is also reduced by the tax relief on interest payments। जैसा कि हमने अपनी कैलकुलेशंस में देखा था कि टैक्स बेनिफिट जो हो रहा है कंपनीज को, that is useful for the company। This makes debt finance even lower than the cost of the equity। The effect of the more debt capital and higher financial gearing on the WACC is considered, जो कि हम आगे चल के गेयरिंग में देखेंगे। एक दफ़ा हमारा वैक सिंपल वैक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम गेयरिंग के इफेक्ट में आएंगे कि ऊपर वाले सिनेरियोज को देखते हुए तो कंपनी इस चीज़ को ऑप्ट करेगी कि वो गेयरिंग यानी डेट फाइनेंसिंग पे ही चलती रहे, क्योंकि उस पर टैक्स सेविंग भी है और दूसरा चीपर टैक्स सेविंग की वजह से वो चीपर फाइनेंस भी है फॉर कंपनी। लेकिन गेयरिंग का भी इफेक्ट आता है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क चेंज होने से कंपनी की मार्केट वैल्यू पे भी इफेक्ट आता है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि जो अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में या कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी चेंज करती है या डेट का एलिमेंट इंक्रीज करती है तो उससे क्या इफेक्ट होगा।
इसके बाद एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, इसमें प्रैक्टिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेयर प्राइसेस होते हैं, उसको देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल गिव्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू given the assumptions inherent in the model for shares and debentures. In practice, there will be many factors other than the present value of cash flows from a security that play a part in its valuation. These are likely to include, क्या कौन से फैक्टर उसमें हो सकते हैं? इंटरेस्ट रेट, मार्केट सेंटीमेंट, expectation of future event, inflation, press comment, speculation and rumor, currency movement, takeover and merger activity, political issues. जैसा कि आप मीडिया में भी देखते रहते हैं कि नई गवर्नमेंट बनी तो उसका इफेक्ट स्टॉक चेंज पे आया और प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ गई, इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ तो उसका इफेक्ट हमारे कराची स्टॉक चेंज पे आता है, उसके वजह से मार्केट में शेयर्स के प्राइस, उस मार्केट का इंडेक्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ चेंज इन दीज वेरिएबल्स और टू बी मोर एक्यूरेट एंड एक्सपेक्टेड चेंज शुड अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है वो मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में जो रेट चल रहा है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंडरलाइंग असम्पशंस को यूज करते हुए उसकी एस्टिमेट बता सकती है कि इसकी मार्केट वैल्यू ये होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये लिंक करें कि डिविडेंड वैल्यूएशन से और जो आप शेयर प्राइस निकाल रहे हैं वही आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगी, ये लाजमी नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट चल रही है डेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स और हर इंफॉर्मेशन पे उसकी प्राइसेस में अफेक्ट आते हैं। एफिशिएंट मार्केट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें, द वैल्यू ऑफ द शेयर और of the equity shareholder funds is based upon expectations of future cash flows either in the form of dividends or net present values of investment projects. The strength of the link between the performance of the company and the share price will depend upon the efficiency of the capital markets. तो efficient markets में यानी हर इंफॉर्मेशन का इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करने चाह रही है किसी प्रोजेक्ट में तो उस प्रोजेक्ट की एनपीवीज अगर पॉजिटिव है तो मार्केट में उसकी शेयर प्राइस पे इफेक्ट आएगा, उसके शेयर प्राइस इंक्रीज होगी उस इंफॉर्मेशन की वजह से। हाउ मच डज द मार्केट नो अबाउट अ कंपनी, इन अदर वर्ड्स हाउ गुड इज एट इट इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द शेयर प्राइस। इसको हम देखते हैं। The 3 degrees of market efficiency, इसमें 3 फॉर्म्स आपके सामने आ गई हैं। एक है वीक, एक है सेमी स्ट्रॉन्ग और एक है स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी एंड वीक मार्केट एफिशिएंसी। इसमें 2 एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं कि हाउ मच इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द शेयर प्राइसेस। इफ द मार्केट इज वीक तो फिर क्या होगा, शेयर प्राइस फुली रिफ्लेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस शेयर प्राइस मूवमेंट्स, यानी हिस्टोरिकल। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस शेयर प्राइस यानी हिस्ट्री में जो प्राइस आती रही है उस पर वो डिपेंडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस शेयर प्राइस मूवमेंट्स। शेयर प्राइसेस देयरफॉर फॉलो a random walk in that next moment, could be up or down as a fresh news break. अगर सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट होगी तो क्या होगा, शेयर प्राइस फुली रिफ्लेक्ट्स ऑल पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन मीडिया में आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है या कंपनी उसको मार्केट में बता चुकी है, उस इंफॉर्मेशन का शेयर सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में शेयर प्राइस पे इफेक्ट होगा। शेयर प्राइसेस देयरफॉर चेंजेस व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल, यानी जब भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, मीडिया में पब्लिश होगी या कंपनी मार्केट में फ्लो करेगी नई इंफॉर्मेशन को, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा शेयर प्राइस पे। दिस इज सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। और स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या होगा, शेयर प्राइस फुली रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन वेदर पब्लिश्ड और नॉट।
स्टॉक मार्केट में पब्लिश हुई हो या नहीं हुई हो, ऐसी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट शेयर प्राइस पे आएगा। शेयर प्राइसेस शुड नॉट चेंज व्हेन इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड, क्योंकि पब्लिश हुई या नहीं हुई लेकिन स्टॉक मार्केट में उसका इफेक्ट आ गया, तो पब्लिशिंग से लिंक नहीं है। सेमी स्टॉक मार्केट में जब पब्लिश हो जाएगी इंफॉर्मेशन तो फिर इफेक्ट आएगा, और जो वीक मार्केट है डेट मूव्स ऑन द प्रीवियस ट्रेंड, यानी पास्ट हिस्ट्री जो रही है उसके मुताबिक शेयर प्राइस अफेक्ट करेगी। इसमें जो दूसरा फैक्टर है जिसको जो मार्केट्स को अफेक्ट करेगा, डेट इज इम्प्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर्स। इसमें हम डिवीजन देख लेते हैं कि वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट में कितना इफेक्ट आ रहा है। जो वीक मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स, इम्प्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर क्या है? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स बाय सिंपली एक्सट्रपलेटिंग पास्ट ट्रेंड्स लाइक द चैरिटीज। तो वीक मार्केट में इन्वेस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए। Since price does not fully reflect all published information, investors can beat the market by analyzing company accounts and prospects. और सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? You cannot beat the market by analyzing public information, क्योंकि हर पब्लिक इंफॉर्मेशन का इफेक्ट शेयर प्राइस में आ चुका है। Only way of beating the market is to have insider information, क्योंकि जब इन्वेस्टर के साथ पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी जो कि पब्लिश नहीं हुई तो फिर वो आइडिया लगा सकता है कि मार्केट का अगला स्टेप ये होगा, तो उससे पहले वो शेयर सेल कर दे या परचेज कर ले, उससे वो एक्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द इनसाइड इंफॉर्मेशन विच इज इलीगल। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? यू कैन नॉट बीट द मार्केट इवन बाय इनसाइडर ट्रेड डीलिंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई या नहीं हुई उसका इफेक्ट मार्केट प्राइस में आ गया। देयर इज देयरफॉर नो वे ऑफ कंसिस्टेंटली बीटिंग द मार्केट। तो यहां पे आपने तीनों मार्केट्स का फर्क देख लिया कि वीक मार्केट में, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में और स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है और इन्वेस्टर के लिए उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि ये मार्केट फिनोमेना एक अच्छे एनालिस्ट के लिए जरूरी है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सके और कि मार्केट किस तरह मूव करती है, उसके बाद वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर सकता है। यहाँ पे आज हम टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट के साथ जो कि हमने कंप्लीट किया उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स पे लिंक थे, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम कुछ ये रिवाइज भी कर लेते हैं, और क्योंकि हम उधर कवर कर चुके थे। इसमें था कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स रेफर्स टू द वे इन विच द यील्ड ऑफ ए सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द सिक्योरिटीज। ये हम डिटेल में देख चुके हैं। The normal picture is that the longer the term of a security, the length of time to redemption, the higher will be its gross redemption yield. Gross redemption yield is interest yield plus capital gain or loss to maturity. इसके हम एग्जांपल्स वगैरह भी देख चुके थे। अब यील्ड कर्व की ज़रा देख लेते हैं। यील्ड कर्व किस तरह मूव करता है? The yield curve is a graph that shows at any point in time the redemption yields of gilts, government bond stocks plotted against the term of a gilt. A typical yield curve would be, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर आपका ईयर टू रिडेम्पशन इंक्रीज हो रहा है तो आपका ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर 5 से लेके ईयर 25 तक हम मूव कर रहे हैं, रिडेम्पशन पीरियड ज्यादा हो रहा है तो इसके साथ आपका ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। दिस यील्ड कर्व अबव शोज अस दैट पीपल लाइक टू गेट देयर मनी एज फास्ट एज पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ईयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड डिक्रीज हो रहा है। The graph shows that holders of long dated gilts are receiving a lower yield
than holders of short-dated gilts. This occurs in the situation when we expect interest rates to fall. Falling interest rates increases bond prices. तो वो सिचुएशंस थी जो कि हम यहाँ पे समझना जरूरी था कि अगर रिडेम्पशन ये पीरियड ज़्यादा हो रहा है तो उसके इफेक्ट आपके इंटरेस्ट रेट पे और उसके इफेक्ट इन्वेस्टर्स पे क्या क्या आ सकता है. यील्ड कर्व. स्टूडेंट शुड नोट दैट अ ग्राफ प्लॉट्स maturity against the redemption yield, also called yield to maturity. In the exam, the examiner may also give you interest yield. This is simply annual interest dividend by market value of the bond and is not part of the above graph. तो ये एक फर्क था जो समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था. अब कुछ फोकस पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारी डिस्कशंस में. यू शुड नाउ बी एबल टू understand and use the dividend valuation model, estimate the cost of equity and cost of debt for a company, understand the practical factors that affect share prices, including the efficiency of capital markets, understand the meaning of term structure of interest rates. जो हमारे ये लेक्चर थे रिगार्डिंग वैक जो हमने शुरू किए थे जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस किया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को डिस्कस किया, फिर हमने कॉस्ट ऑफ डेट को डिस्कस किया और एफिशिएंसी ऑफ मार्केट को भी देखा और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को भी देखा. तो ये यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है और इन टर्म टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि यू कैन अंडरस्टैंड एंड यूज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, estimate the cost of equity and cost of debt of a company, understand the practical factor that affect share prices, including the efficiency of capital markets, and you can be able to understand the meaning of term structure of interest rates. अभी हम अगले लेक्चर्स में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन, क्योंकि हमने उसको टच किया था वहाँ पे उसके फार्मूला का अंडरस्टैंड किया था और वैक के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करके उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है. अभी वैक की कुछ कैलकुलेशंस हम करना सीखेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और वैक पे क्या क्या इफेक्ट किन किन चीज़ों का आ सकता है वो डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. सो थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.